वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम पूरा सच के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान फ़ज़ाइल आसिफ। नाज़रीन, गुज़श्ता बजट में हुकूमत ने वादे किए थे ज़राअत का सहारा बनने के लिए, आवाम को रोज़गार के मौके फ़राहम करने के लिए, महंगाई में कमी लाने के लिए, मगर आवाम आज भी महंगाई के बिलों के नीचे पिसती चली जा रही है। महंगाई का आलम वहीं का वहीं है। कुछ शोबों में हुकूमत ने काम भी किया, जिस तरह के सेहत के अंदर, तालीम के अंदर, मगर मज़ीद हम जानेंगे कि अब इस महंगाई से आवाम को सहारा कैसे मिलेगा, क्या रिलीफ मिलेगा तो किस तरीके से रिलीफ मिलेगा, क्योंकि आवाम बहुत परेशान है। स्टूडियोज़ में मेरे साथ मेरे रिपोर्टर राना जाहिद मौजूद हैं, लेकिन सबसे पहले हम देख लेते हैं अपना ये पैकेज। गुज़श्ता बजट में हुकूमत ने महंगाई पर काबू पाने, ज़रूरी शोबे की तरक्की, तवानाई के मसाइल के हल, सेहत और तालीम की बेहतरी और रोज़गार के मौके पैदा करने के लिए मुतअद्दिद ऐलानात किए थे। अगरचे बाद शोबों में पेशरफ देखने में आई, जैसे महंगाई की शरह में निस्बतन कमी, कुछ तरक्याती मनसूबों की तकमील और मुआशी इस्तेहकाम के इशारियों में बेहतरी, ताहम आम शहरी अब भी महंगाई, बिजली के बिलों में कमी, सेहत की सहूलियात और रोज़गार के मसाइल को महसूस कर रहा है। इसलिए जानना ज़रूरी है कि गुज़श्ता बजट के अहदाफ में कितने बजट के जो अहदाफ थे अब वाकई हासिल हुए और किन शोबों में अभी भी मज़ीद काम दरकार है। आने वाले दिनों के लिए हमारी तजवीज़ ये है कि हुकूमत तरक्याती फ़ंड्स के इस्तेमाल में शफाफियत बढ़ाए, ज़राअत और छोटे कारोबारों को बराह रास्त सहूलतें फराहम करे, नौजवानों के लिए हुनरमंदी और IT प्रोग्रामों को वसअत दे, सरकारी अस्पतालों और स्कूलों के मेयार को बेहतर बनाए और बिजली के शोबे में ऐसी इस्लाहात करे जिनसे आवाम को मुस्तकबिल में रिलीफ मिल सके। आज की बजट का बुनियादी मकसद और सवाल यही है कि क्या नया बजट आवाम की ज़िंदगी में हकीकी बेहतरी ला सकेगा। जी नाज़रीन, पैकेज आपने मुलाहिज़ा किया, राना जाहिद से जानते थे। राना जाहिद, बताइएगा, जिस तरीके से हुकूमत ने वादे किए, दावे किए कि जी हम महंगाई कम करेंगे, आवाम को रिलीफ देंगे गुज़िश्ता बजट में, अब क्योंकि बजट नया आ रहा है, सवाल ये पैदा होता है क्या ये बजट आवाम दोस्त होगा और आवाम को रिलीफ मिलेगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थैंक यू सो मच। अच्छा देखें, सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं, जो पाकिस्तान का जो मजमूई बजट होता है ना, वो तकरीबन जो है 18 खरब और 22 अरब रुपए के दरमियान होता है। और इस साल भी 2026 और 2027 के दरमियान भी जो है ना, वो यही जो बजट है वो एक्सपेक्टेड हो रहा है। लेकिन अच्छा देखें, आपने जैसे बात की कि जो लास्ट ईयर का बजट था, वो हुकूमत ने जब बजट देती है उसमें अपने ज़ाहिर उसके जो है वो अपना टैक्स रेवेन्यू भी उसने कलेक्ट करना होता है, उसमें आमदन बढ़ानी होती है ना सबसे ज़्यादा। अगर उसके पास पैसे होंगे तो वो डिफरेंट तरह के जो प्रोजेक्ट्स है उसमें जो है वो इन्वेस्ट करेगी, जैसे तालीम होगी, सेहत होगी। लेकिन सबसे बड़ा मसला क्या होता है कि बाज़ का जो है हम अदाद शुमार तो दे देते हैं, लेकिन जो है उसके ऊपर अमल दरामद जो होता है वो नहीं हो पाता है। अगर हम यही बात करें, जो हमारा सबसे बड़ा एक इशू आया हुआ है, देखिए जैसे कि हम बात कर रहे थे कि हमारे पास ना दो तरह के रेवेन्यू जनरेट होते हैं, और ये जो है एक टैक्स रेवेन्यू होता है, जो फर्ज करें कि अगर हमारा जो बजट है 18 खरब और 22 अरब रुपए का, तो देखें इसकी हमने कलेक्शन भी तो करनी है ना, हमने इसके पैसों को भी जनरेट करना है, अपनी आमदनी को भी हमने जनरेट करना है। कोई दरख्तों से तो पैसा नहीं आएगा, या जो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान है उससे तो हमने नोट नहीं छपवा लेने। उसमें क्या होगा, जो हमारे टैक्स रेवेन्यू की आमदनी है ना, जिसमें सबसे बड़ा जो हमारा रेवेन्यू FBR होता है, उससे जो हमें तकरीबन जो हमें आमदनी की तवक्का है वो 10 से 13 खरब रुपए की है। ठीक है, अब इसमें भी दो तरह के रेवेन्यू आ जाते हैं, एक आ जाती है टैक्स रेवेन्यू आ जाता है, दूसरा नॉन टैक्स रेवेन्यू आ जाता है। जो सबसे बड़ा देखें, अब हुकूमत ठीक है अपनी आमदनी तो इकट्ठी करी, लेकिन नॉन टैक्स रेवेन्यू की जब भी हम बात करेंगे तो हमारे पास देखें पेट्रोल लेवी में हुकूमत बढ़ाती है, टैक्स जनरेट करती है, और दूसरा हमारी सरकारी फीसें जो होती हैं। तो ये जब आवाम के ऊपर एक बोझ पड़ता है तो आप ये सोचें कि वो महंगाई भी होती है, ठीक है, वो आपके ऊपर जो है जो मेयारे जिंदगी है वो भी डाउन होता है, और आपका जो दूसरी तरफ यानी कि जब आपका ज़ाहिर है पेट्रोल महंगा होगा तो ज़रूरत अशिया की ज़िंदगी जो भी चीज़ें होंगी वो सब महंगी हो जाएंगी। तो हमारा सबसे बड़ा ये मसला है, क्यों कि ये हमने क्यों इकट्ठा करना है। देखें, हमारी जो 30 to 40% हमारा जो बजट का हिस्सा है वो हमारे गैर मुल्की कर्जों में चला जाता है। अब एक देखें, 30 से 40% जब आपका जाएगा तो आपने तो देखें टैक्सेस की भरमार भी करनी है, आपने जो है ना नॉन टैक्स रेवेन्यू भी आपने जनरेट करना है, जैसे पेट्रोल की लेवी है, और जब पेट्रोल की लेवी बढ़ेगी, सरकारी फीसें बढ़ेगी, अवाम में इसराफ पैदा होगा, महंगाई हो जाएगी। तो ये जो चीजें हैं ना, हुकूमत एदाद शुमार तो लाती है, फलाह की बातें तो करती है, लेकिन उसके साथ साथ हुकूमत को चाहिए कि ये जो हमारा बजट है, तरक्याती खासकर जो बजट है या सेहत का बजट है, इसके ऊपर सख्त मॉनिटरिंग रखी जाएगी। लेकिन सेहत के डिपार्टमेंट में तो हुकूमत काफी काम कर रही है, बेहतरी ला रही है। देखें, अभी भी अगर आप बात करते हैं सेहत का, तो उसकी कितना अदाद शुमार मैं आपको बताऊं, वो तकरीबन 2
खरब 2 खरब रुपया होगा ना, तो ये कोई इतना ज्यादा जो है वो ज्यादा बजट नहीं है। तो ये हमारे लिए कम से कम देखें हमारे यहाँ पर सरकारी हॉस्पिटल में आप जाएंगी तो वहां पर सहूलियत का फुकदान है, हॉस्पिटल्स की कमी है। एक लाहौर शहर की अगर हम बात करेंगे तो देखें यहाँ पर कार्डियोलॉजी अगर हॉस्पिटल है या मेयो हॉस्पिटल है तो पूरे पंजाब के पेशेंट्स तकरीबन यहाँ पर आ रहे थे। नो डाउट कि हुकूमत जो है, आने वाली जो भी हुकूमतें होती हैं वो इसके ऊपर काम करती हैं, ज्यादा से ज्यादा हॉस्पिटल बनाती हैं, लेकिन अब हुकूमत को चाहिए सबसे ज्यादा एक हमारी तालीम और हमारे हॉस्पिटल सेहत, इनके ऊपर अपने बजट को बढ़ाना पड़ेगा। और देखें सबसे दूसरी जो बड़ी बात है, हमारा जो अपना दफाई बजट है वो भी हमारा 2.2 से लेके 1.8 खरब रुपए होता है, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, उसके ऊपर तो कोई बात ही कोई ना। और ये बड़ा जरूरी है, अगर देखें हमारा जो दफा होगा वो मजबूत होगा तो हम आगे तरक्की कर सकें ना, कोई हमें मैली नजर से नहीं देख सकेगा। जिस तरीके से आपने लास्ट ईयर देखा और ईरान की मिसाल भी देखी, वो चाहे भूखे रह गए कुछ रह गए लेकिन उन्होंने टेक्नोलॉजी हासिल की, अपने दिफा को मजबूत किया, तो आज वो इसराइल के सामने एक शेर की तरह खड़े हुए। इसी तरह पाकिस्तान का जो दफाई बजट है, बिल्कुल इसमें कोई कटौती नहीं होनी चाहिए। और जहां तक जिस तरीके से हुकूमत और जो हमारे महकमे होते हैं उनको चाहिए कि वो अपना जिस तरीके से बेहतर बजट को इसको यूटिलाइज करें। लेकिन सबसे बड़ा हमें मसला कहाँ पर आता है? महंगाई का सबसे बड़ा महंगाई का आता है। देखिए हुकूमत को चाहिए कि अब एक आम आदमी है, आपने जब 30 to 40% आपकी बजट आमदनी का हिस्सा वो कर्जों में जाना है, तो एक आम आदमी कहेगा कर्जा मैंने तो नहीं लिया, मुझे कर्जे से कोई नहीं है। देखिए मैं नौकरी करता हूँ, आप भी नौकरी करते हैं, हम टैक्स भी देते हैं, खाना पीना, बिजली के बिलों में रिलीफ चाहिए, पानी के बिल में रिलीफ चाहिए, गैस में रिलीफ चाहिए। देखिए ना, आम आदमी की तो बेसिक रोटी तवा नहीं और जो इस तरह के सोर्सेज हैं उसमें इसको चाहिए। देखें आप ये देखें कि जब पेट्रोल महंगा हो गया तो तकरीबन 384 रुपए ये अभी का पेट्रोल का रेट चल रहा है। जब पेट्रोल महंगा होगा आपका सफर महंगा हो जाएगा, आपकी जो तवानाई है, बिजली है, हर चीज महंगी हो जाती है, हर चीज महंगी हो जानी, तो आपकी जो फूड आइटम्स होगी, ग्रोसरी होगी। लेकिन आप देखें हमारी गोल्ड मार्केट किस तरीके से क्रैश कर रही है। लेकिन वो यही तो देखे ना कि हमारी पॉलिसी जो यहाँ पर आप बनाते हैं, बड़े बड़े लोग यहाँ पर आ जाते हैं, बाहर से हम इम्पोर्ट तो कर लेते हैं लेकिन वो पॉलिसी का फुकदान है। वो क्या वजह, ऐसी वजह है कि वो हमारे जो अवाम को रिलीफ नहीं दे पाते हैं। देखें हुकूमत अपना बिल्कुल ठीक है, जो बजट के लिए मैं थोड़ा सा जो है इसका थोड़ा सा आपको एक मैं ओवरव्यू बता देता हूँ। देखिए इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए जो हुकूमत ने तरक्याती बजट जिसको हम कहते हैं, वो उसने तकरीबन 1.2 खरब रुपए से लेके 0.8 खरब रुपया रखा है। और देखिए इंफ्रास्ट्रक्चर जिसमें सड़कें और तवानाई शामिल है, लेकिन इसका सबसे बड़ा मसला क्या होता है फजाइल, लेकिन जब ये आप रखते हैं ना तो इसका एक बड़ा हिस्सा करप्शन की नजर हो जाता है। सड़कें बना रहे हैं, पुल बना रहे हैं, कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर आप ले लें या तवानाई के मनसूबे, उसमें आपकी करप्शन हो जाती है। जब आपकी उसमें करप्शन होगी तो आप ये बताइएगा कि क्या वो मुल्क तरक्की कर सकेगा? आपके ज्यादातर जो पैसे आएंगे, आपने बजट रख दिया, आपकी एक जो हिस्सा है वो करप्शन की नजर हो गया। तो एक आम आदमी जो अपनी मेहनत से अपनी कमाई करता है, उसमें से टैक्स देता है, उसको वो गवर्नमेंट कलेक्ट करती है, और जब आप उसको तरक्याती लोगों में देते हैं तो वो जाके करप्शन की नजर आ जाता है। ये मेरा अवाम का मसला नहीं, ये तो हुकूमत का मसला है ना, कि हुकूमत को चाहिए कि इसके ऊपर अवाम को तो फैसिलिटेट करना इनका काम करना चाहिए और इसके ऊपर सख्त तरीन मॉनिटरिंग रखी जाए, और जो सजा करे, जिस तरह चाइना में रूल है, जो करप्शन के ऊपर सजा करे उसको सजाए मौत दे दी जाए। ये रूल पाकिस्तान में बनेगा तो पाकिस्तान तरक्की करेगा। और आज चाइना की मिसाल आप ले लें, देखें चाइना कहां से कहां बैठा हुआ है, तो अवाम का इसमें कसूर नहीं होता। दूसरे फिर सेहत पर अगर कुल बजट का हम बात करें तो देखें 2% है कुल बजट का, 18 खरब 22 अरब रुपए का 2% उसका बजट है। तो आप खुद सोचें कि फिर हमारी सेहत के मसाइल भी देख लें आप कहाँ पर हैं। नो डाउट कि हुकूमतें कोशिश भी करती हैं उसमें जो है उसको अपना जो जितना भी सेहत से रिलेटेड होते हैं प्रोग्राम्स भी स्टार्ट किए हुए। अगर पंजाब की बात करें तो कार्डिक प्रोग्राम, तो नौजवानों को जो है रोजगार के मौके देने के लिए भी कोई ये देखिए बिल्कुल इसी तरफ हम आएंगे ना, बिल्कुल देखे ना, तो सेहत की तरफ भी एक हमारा बजट का हिस्सा हमारा बहुत ज्यादा जाना चाहिए। फिर तालीम पर आप ये ले लें कि तालीम पर देखें कितनी अफसोस की बात है कि हमारा कुल बजट का 2.5% से लेके 1.5% बजट का हिस्सा होता है, तो जो बहुत ही ज्यादा कम है। अगर हम बात करें ना तो हमारे जो खासकर जो एरियाज हैं, रिमोट एरियाज हैं, देही इलाके हैं और खासकर बलूचिस्तान वगैरह, तो यहाँ पर तालीम का बहुत ज्यादा फुकदान है। बच्चे वहां पर स्कूलों में नहीं जा पाते। सिंध में हमारे इतना फुकदान है। देखिए ना आप यहाँ पर देखें तो तालीम का जो बजट होगा और सख्त मॉनिटरिंग
ان سب چیزوں کے اوپر میں یہ کہہ رہا ہوں کہ بجٹ کا پیسہ جہاں جہاں بھی یوٹیلائز ہو وہاں پر اس کے اوپر مانیٹرنگ ہو اور صحیح طریقے سے اس کو یوز کیا جائے تاکہ آنے والی نسل, دیکھیں اگر آپ کی تعلیم اچھی ہوگی نا, آپ سکلز اچھے کریں گے. آپ نے ابھی بات کی تھی کہ سکلز نوجوانوں کے لیے وہ سکلز ڈیولپمنٹ پروگرام کو لینا پڑے گا. آئی ٹی کا شعبہ ہم نے رکھا تو ہوا اپنا ٹارگٹ کہ ایکسپورٹ کریں گے 5 سے 6 ارب ڈالر وہاں سے ہم کمائیں گے. یہ ہمارا اس سے زیادہ کمایا جا سکتا ہے پیسے 5 سے 6 ارب ڈالر, لیکن اس کے لیے حکومت کو کیا چاہیے کہ سکلز ڈیولپمنٹ پروگرام سٹارٹ کرے چھوٹے چھوٹے. دیکھیں دنیا کہاں سے کہاں پہنچے گا, اور اب اے آئی آ چکی ہے. امریکہ آج ترقی کر رہا ہے, اس کے چھوٹے سے لڑکا 40 سال کی عمر کا ہے, وہ دنیا کا تیسرا چوتھا نمبر امیر ہے, مارک زوکربرگ. ایک فیس بک کی ہے نا اس کے پاس, ایلون مسک لے لیں, ٹویٹر, اسپیس ایکس, وہ سارا, اور جیف بیزوس آپ کا Amazon, ہمارے اپنے ذہین لوگ موجود ہیں. اور کس سے کما رہے ہیں؟ آئی ٹی سے کما رہے ہیں. ٹک ٹاک آپ کا لے لیں, سنگاپور کا جو ہے وہ بانی, ٹھیک ہے, بائی ڈانس کمپنی کا جو مالک ہے, کس کے تھرو؟ آئی ٹی کے دور ہی آئی ٹی کا آ گیا ہے. آئی ٹی کا دیکھیں چھوٹے چھوٹے کورسز ہوتے ہیں ہمارے یہاں پر. اگر آپ بات کرتے ہیں چھوٹے چھوٹے کورسز, سرچ انجن آپٹمائزیشن, ٹھیک ہے, آپ کا اے آئی پاور, چیٹ جی پی ٹی آ گیا, آپ کا کینوا ہے, آپ کی بہت ساری, آپ نے دیکھیں چیٹ جی پی ٹی, کلاؤڈ, آپ کا جو ہے اوپس, اور جو جب سے یہ ماڈل آئے ہیں جیمنائی ہے, آپ کا اتنا آسان کر دیا ہے. حکومت اگر تھوڑی سی سرپرستی کرے, اور آپ کو پتا ہے کہ لوگوں کی اب ضرورت ہی نہیں رہ گئی اتنے اداروں میں نہیں رہ گئی ہے, سسٹم سے اتنا. بالکل. آپ یہ اور فیوچر میں لوگ یہ بات کرتے ہیں کہ مطلب یہ چیزیں اتنی زیادہ ایڈوانس ہوتی جا رہی ہیں اے آئی وغیرہ کا دور کی وجہ سے, ان کو لوگوں کی ضرورت نہیں پڑے گی. آپ یہ دیکھیں نا کہ اب یہ جو ایک چیٹ جی پی ٹی کا نیو ماڈل ہے فضائل, اس میں آپ یہ دیکھیں آپ کی گرافک ڈیزائنر کی جاب ختم ہو گئی ہے. ایسے ہی ختم ہو گئی. آپ اس کو ایک پرومپٹ دیں کہ جی مجھے یہ اسٹوڈیو بیٹھا ہوا ہے, اس کو ڈیزائن کر دیں, اس کی گرافک ڈیزائننگ کر دیں, بہترین نکال کے دیتا آپ کو گرافک ڈیزائننگ سے وداؤٹ نو ٹائم وہ آپ کو ڈیزائن کر کے دے گا. تو دیکھیں چھوٹے چھوٹے سکلز ہیں, اور یہ سکلز ان کو چاہیے رانا زاہد, ان کو چاہیے کہ اسکولز میں چھوٹے بچوں کو مطلب سکھایا جائے, اسکول لیول سے سٹارٹ کیا جائے, گریڈ 5 آنورڈ, کیونکہ آپ بچے جو ہیں خود ہی بیٹھ کے پروجیکٹس اور اسائنمنٹس بنا رہے ہیں کینوا پہ. بالکل. دیکھیں یہ کتنا امپورٹنٹ, لیکن ہمارے پاس بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے, بڑے افسوس کے ساتھ, ہمارا جو کانٹینٹ ہب ہوگا, ناچ گانا ڈانس, ہمارا صرف کانٹینٹ ہی یہی ہے, ہمارا اس کے علاوہ کانٹینٹ کوئی نہیں ہے. لوگ ٹک ٹاک سے کما رہے ہیں, اچھا بلا پیسہ بنا رہے ہیں. آپ یہ دیکھیں کہ ایک سٹیم کیٹیگری ہوتی ہے, سائنس, ٹیکنالوجی, انجینئرنگ اینڈ میتھمیٹکس. اگر آپ ٹک ٹاک کے اندر ایک ایگزیکٹلی آپ آپشن کریں نا, آپ کبھی ذرا اس کو اوپن کیجئے گا, آپ مجھے کوئی پاکستانی بندہ بتائیے گا وہاں پر موجود ہے جو کیا ہے, سائنس پڑھا رہے ہیں, میتھ پڑھا رہے ہیں, کیمسٹری پڑھا رہے ہیں, فزکس پڑھا رہے ہیں, ٹیکنالوجی ہے نا ساری, ٹیکنالوجی پڑھا رہے ہیں, اور ہمارا یہاں پر ڈانس, مزاحیہ, فنی, یہ کیا ہم کر رہے ہیں؟ یہ تو حکومت کو چاہیے خدا را کہ اس کے چھوٹے چھوٹے ہماری نوجوان نسل ڈی ٹریک ہوتی جا رہی ہے, اور جو کام کرتے ہیں, جو اس کے اندر اپنا جو ہے وہ آپ یہ سمجھیں کہ جو اس کے اندر پینیٹریٹ کر جاتا ہے, جو ان چیزوں کو سیکھ جاتا ہے, وہ آج کامیاب ہوتا ہے. اور ایزی منی کے چکروں میں گیمز میں انویسٹ کر رہے ہیں اور کس طریقے سے پیسہ بنا رہے ہیں. آپ یقین میں نے نا کچھ روز پہلے میں نے ایک ٹرائی کیا کہ جی میں کلاؤڈ کے تھرو ایک ایپ بناتا ہوں. ایپ کیا بناتا ہوں کہ جی میرے گھر میں کتنے موبائل چل رہے ہیں, کتنے سگنل. آپ یقین مانیں کہ حالانکہ میرے پاس تو نالج آئی ٹی کا بالکل بھی نہیں ہے, لیکن مجھے کیا کہ اس نے مجھے وہ ایک ایپ بنا کے دے دی کہ یہ لیں. اب میں نے کہا جی مجھے تو پتہ ہی نہیں ہے, میں تو زیرو, میں تو نرسری میں پڑھتا ہوں. میں نے اس کو یہ کہا میں نرسری میں پڑھتا ہوں. اچھا, اس نے کہا یہ لیں, A to Z اس نے وہ بنا کے دیا ہے کہ آپ اس کو اس طریقے سے لانچ کریں. تو آپ یہ سوچیں کہ اگر یہ ہمارے بچے اگر تھوڑا سا یہ اس کو انٹرسٹ لے کے کام کریں, اپنی گیم ڈیولپ کریں, اپنا ایپس بنائیں, اپنی ویب سائٹ کو بنائیں, آپ اپنے جو مارکیٹ ہے اس کو اے لیول پہ پہنچیں, آپ دیکھیں کہاں سے کہاں جائیں گے. آپ یہ 2-3 ہزار ڈالر کمانا مشکل ہی نہیں ہوگا یہ بچوں کے لیے. اور جو کام کر رہے ہیں, اور آج کل کے بچے تو ویسے اتنے ایڈوانس ہے کہ آپ دیکھیں کس طریقے سے. آپ یہ دیکھیں نا کہ آپ کو یوٹیوب کہتا ہے اچھا کنٹینٹ پروڈیوس کریں, ٹک ٹاک کہتا ہے اچھا کنٹینٹ پروڈیوس کریں, لیکن ہمارے یہاں پر ٹرینڈنگ ایسے پہ بنا دی ہے, ناچ گانا ڈانس, بےہودہ کنٹینٹ ہے. تو یہ آپ دیکھ لیں پھر ہم نے ہمارے لیے ترقی کے کیا مسائل ہوں گے. تو یہ بہت بڑا ایشو ہے. اسکل ڈیولپمنٹ, چھوٹے چھوٹے شارٹ کورسز. اگر دیکھیں نا, اگر بچہ نہیں کہیں پہ پڑھ پاتا, لاکھوں کروڑوں روپیہ فیس ہوتی ہے. ایک ڈاکٹر اگر آپ پرائیویٹ بنوانا چاہتے ہیں, بلکہ قائمہ کمیٹی کی رپورٹ آئی تھی, وہ مصطفیٰ کمال صاحب نے, ڈاکٹر مصطفیٰ کمال جو ہمارے ممبر قومی اسمبلی, انہوں نے پیش کی تھی کہ میٹرک اور ایف اے پاس فیل بچے جو ہے نا وہ ڈاکٹر بنے ہوئے ہیں پرائیویٹ اسکولوں میں. تو آپ یہ سوچیں کہ ان کا پھر جا کے اسٹینڈرڈ کیوں, کہ پیسے کی بنیاد ہے. اور اس کے پیچھے جب بعض کا آپ دیکھتے ہیں کہ کرپشن ہوتی ہے,
ٹھیک ہے نا, آپ سندھ کے علاقوں میں چلے جائیں, بلوچستان میں چلے جائیں, پنجاب میں, کرپشن جو ہے نا یہ جب تک آپ اس کو جڑ سے نہیں اکھاڑیں گے تو آپ کا ملک ترقی نہیں کر سکے. اور دوسرا, آپ کو چھوٹے چھوٹے شارٹ کورسز کرنے چاہیے, بچہ اپنے پیروں کے اوپر کھڑا. ہمارے یہاں پر سکلز کی طرف توجہ کوئی نہیں دی جا رہی ہے. اچھا دیکھیں, زراعت کی جو شعبہ ہے ہمارا بڑا ہی امپورٹنٹ ہمارا زراعت کا شعبہ ہے, اور زراعت کی طرف بھی جو ہے نا حکومت نے اقدام تو کرے. 1 کھرب سے لے کے 0.5 کھرب روپے تک جو ہے نا وہ ان کو جو ہے سستی بجلی, سولر, کھادیں, بیج وغیرہ دیے جاتے ہیں. لیکن اصل مسئلہ یہ ہے کہ کسان جو وہ شکایت کرتے نظر آتے ہیں کہ فائدہ تو ہمارے تک پہنچے ہی نہیں. پچھلے آپ نے 2-3 سالوں میں دیکھا ہوگا کہ جو گندم کی قیمتیں تھیں وہ تقریباً بہت زیادہ مارکیٹ کریش کر گئی تھی, اور وہ تقریباً 2200 روپے من سے لے کے 2800 تک گئے تھے. اس سال جو ہے نا وہ گندم تقریباً 3500 سے 4000 روپے کے گندم گئی ہے, اور حکومت سپورٹ پروگرام بھی کری, فکس بھی کری 3500 روپے من. لیکن بات کیا تھی کہ آپ کے پاس پالیسی کیوں نہیں ہے؟ آپ کے پاس پالیسی ہونی چاہیے تاکہ جس سے عوام کو بھی نقصان نہ ہو اور جس سے جو کاشتکار ہے وہ اس کو بھی نقصان نہ ہو. آپ فرض کریں کہ ایک دفعہ اس کا یہی حال ہو رہا تھا نا جب 2 سال پہلے انہوں نے کہا تھا کہ جی دیکھیں اگر یہ اس دفعہ مارکیٹ کریش کر گئی ہے تو لوگ کیا کریں گے, گندم کو جو بیجنا ہے وہ چھوڑ دیں گے. جب آپ گندم کو بیجنا چھوڑ دیں گے آپ کے پاس کھانے کے لیے گندم نہیں ہوگی, ٹھیک ہے, آپ کی مارکیٹ پھر کریش کرے گی. آپ کیا کریں گے, پھر امپورٹ کریں گے. آپ نے جو پیسے اکٹھے کیے ہوں گے پاکستان سے وہ آپ باہر بھیج دیں گے ڈالرز کی صورت میں, اور وہاں سے آپ گندم لے لیں گے, تو پھر ہم لاس میں جائیں گے. تو کوئی ایسی پالیسی ان کو بنانی چاہیے 5 سے 10 سالوں کے لیے کم سے کم. یہ جو پالیسی فکس ہو, یہ چاہتے ہیں کہ جی اب اپنا آپ آئیں ہم اس کو شارٹ ٹرم پالیسی بنائیں, آگے آنے والے دیکھیں گے, ایسا نہیں ہونا چاہیے. تنخواہ دار طبقے کے لیے بھی آپ نے مجھے بتانا ہے کہ کیا مزید کریں. ایک لانگ ٹرم پالیسی آپ ان کو بنائیں. لانگ ٹرم پالیسی میں آپ یہ اس میں رکھیں کہ آنے والے اگر کوئی مارکیٹ کریش بھی کرتی ہے تو ہمارے جو لوگ ہیں, ہمارے جو ڈپارٹمنٹس ہیں وہ ان کو کوئی فرق نہ پڑ سکے. اچھا دیکھیں اس وقت جو ہے اگر ہم بات کریں تنخواہ دار طبقے کی بات کریں تو جو ہمارا تنخواہ دار طبقہ ہے وہ کافی حد تک ٹیکس دے رہا ہے. تو حکومت اس دفعہ جو ہے نا وہ کوشش کرے گی کہ جو تنخواہ دار طبقہ ہے اس کے اوپر جو ٹیکس ہے نا وہ کم کیا جائے, پینشنز کو بھی بڑھایا جائے. اور اب امید کرتے ہیں کہ یہ ہونی چاہیے, اور ہماری حکومت سے یہ بھی گزارشات ہیں کہ خدارہ آپ جو ہیں یہ جو پیٹرولیم لیوی ہے, ٹھیک ہے آپ نے ٹیکس کو اکٹھا کرنا ہے, لیکن آپ سب سے بڑی بات اگر آپ کرپشن کو ختم کر دیتے ہیں نا, ابھی پچھلے سال IMF کی رپورٹ آئی تھی کہ آپ پتہ نہیں کتنے ارب ڈالر آپ کے جو ہے نا وہ کرپشن کی نظر جا رہے ہیں. تو آپ یہ بتائیں ملک کیسے ترقی کریں گے, ٹھیک ہے نا. تو یہ ہمارا سب سے بڑا ہمارا یہی مسئلہ ہوگا کہ ہم نے کرپشن کو کنٹرول کرنا ہے. اگر ہم کرپشن کو کنٹرول کر لیں گے تو ہمارے ڈپارٹمنٹ سارے ٹھیک ہو جائیں گے. اچھا اس کے بعد بالکل تنخواہ دار طبقے کی ہم بات کر رہے ہیں, تو تنخواہ دار طبقے کی حکومت جو ہے نا اس وقت جو ہے نا کافی کوشش کر رہی ہے کہ یہ جو ہے نا تنخواہ دار طبقے کو ریلیف دیا جائے. دیکھیں ایک عام کامن مین کو اگر ریلیف آپ نہیں دیں گی تو وہ کس نے اپنے معاشی مسائل کو چل سکے گا. جب معاشی مسائل کو نہیں چلا سکے گا تو اس کے صحت کے بھی مسائل ہوں گے, اس کے دوسرے بھی مسئلے ہوں گے. دیکھیں ترقیاتی فنڈز کی جو اگر ہم بات کریں گے تو اس کا جو بڑا حصہ ہے نا وہ کرپشن کی نظر ہو جاتا ہے, ٹھیک ہے. کرپشن کی جو نظر ہے نا ترقیاتی فنڈز کا, ہمیں اس کو روکنا پڑے گا. اور زراعت جو ہے نا جو کسان ہمارے بھائی ہیں ہمیں ان کو سبسڈی دینی ہوگی, سپورٹ کرنا ہوگا کھاد میں, ڈیزل کی پرائسز میں. سولر انرجی دیکھیں دنیا بھر میں سولر, چائنا انڈیا میں سولر انرجی کے اوپر جا رہا ہے. تو سولر پہ بھی تو دیکھیں نا کتنے ٹیکسز لگا دیا, عوام تو پریشان ہی ہے نا. حکومت کو چاہیے کہ ہر طرف سے پیسہ ریونیو کلیکٹ کرنا, یہ عوام کے ساتھ اچھا نہیں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں یہ جو بجٹ آ رہا ہے یہ صرف اعداد و شمار کے لحاظ سے ہی رہے گا یا عوام کو باقی میں ریلیف ملے گا؟ یہ آپ نے بڑی اچھی بات کی ہے کہ آنے والا جو بجٹ یہ وقت ہی بتائے گا. یہ الفاظ کا اعداد و شمار کا بجٹ ہوگا یا یہ عوام کو واقعی ریلیف دے گا. تو یہ تو اب دیکھنا پڑے گا. اور اس میں ہماری کچھ جو ہے نا وہ ہماری سجیشن, اور خاص کر نوجوان طبقے کے حوالے سے آپ نے جیسے بات کی تھی کہ IT کی شارٹ کورسز جو ہے نا وہ آپ سٹارٹ کروائیں, اور آپ اپنے جو ہے نا سکلز ڈیولپمنٹ پروگرام سٹارٹ کروا دیے جائیں. آپ خاص کر آپ نے جیسے بات کی AI آنے والے دور میں یقین مانے کہ آپ کی شاید آپ کی اور ہماری جابز بھی ختم ہو جائیں, اسکول ٹیچرز بھی ختم ہو جائیں, یہ کیمرے وغیرہ کی دنیا بھی ختم ہو جائے گی. کیونکہ AI بہت ایڈوانس ہو چکا ہے. AI اتنے طریقے سے ایڈوانس جا رہا ہے کہ یہ روز بروز
आपकी चीजों को ना खत्म करता जा रहा है। और देखें सबसे बड़ी बात जहां है कि हमें लोगों हमारा की जरूरत होती थी, अब हमें वो लोग जरूरत खत्म होती जा रही है। वेब डिजाइनिंग करानी है, बिल्कुल, एक क्लिक में आपको वो बिल्कुल, डिजाइन होके मिल बिल्कुल। जाता है, सेट डिजाइन कराना है वो मिल जाता ऐसे है। और ऐसा वेब डिजाइनिंग आप करवाएंगे, एक मॉडल आता है मेटा मानुस के नाम से आ रहा है, हाँ। क्वाड आ रहा है आपका, जीपीटी हाँ। आपने जैसे बताया था। और जिस तरीके से लोगों को अपनी मेडिकल रिपोर्ट्स के लिए भी डॉक्टर्स की Exactly. जरूरत होती थी, वो जस्ट पिक्चर अपनी उसमें इंसर्ट करते हैं और वो आपको पूरा उसका पिलंदा बता देता है, जी ये बीमारी है, ऐसे है, ऐसे आपका ऐसे। बिहेवियर बता रहा है। आप कहते हैं जी आपने पामिस्ट के पास जाना, हाथ की उसको दिखाया, वो आपका सारा वो चीजें बना के दिखा देगा। आप कहेंगे यार वाकई मुझे तो पामिस्ट की जाने की जरूरत ही नहीं, मेरा तो ये हम इसको अगर कहेंगे बाबा चैट जीपीटी, तो वो कोई बुरा नहीं होगा। एआई आ चुकी है, आर्टिफिशियल कितनी तेजी से तरक्की कर रही है। अच्छा, दूसरी बात, हमारी यहाँ पर कुछ हुकूमत के लिए सजेशन भी होंगी, रिक्वेस्ट भी होंगी, क्योंकि हम यहाँ पर बैठे हुए एक आम आदमी की बात करने के लिए। तो सबसे बड़े देखें जो तरक्याती फंड्स की हम किस लिए बात करते हैं कि मेजर हिस्सा सड़कें, पुल और दूसरा इंफ्रास्ट्रक्चर जो भी होता है आपका बनना होता है, उसमें खरबों रुपए की जो है ना वो आपने जो इन्वेस्टमेंट करनी होती है। इन्वेस्टमेंट जहां पर करनी होती है तो वहां फिर जो करप्शन के वो होते हैं ना, चांसेस होते हैं, बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो इसके ऊपर सख्त करना पड़ेगा। इसके लिए आपको ऑनलाइन मॉनिटरिंग आपको इसमें रखनी पड़ेगी ताकि कोई करप्शन ना कर सके, ठीक है। और सबसे बड़ी बात, हमारे यहाँ पर जो छोटे कारोबार हैं, छोटे कारोबार के लिए टैक्सेस कम करने पड़ेंगे, हमें टैक्सेस कम करने पड़ेंगे, हमें उनको फैसिलिटेट करना पड़ेगा। तवानाई की आप बात करी थी, बिजली देखिए, बिजली हमारे यहाँ पर बहुत महंगी है और दिन ब दिन महंगी होती जा रही है। तो अवाम कहाँ हमारे यहाँ क्या सस्ता है, सस्ता क्या आप बात करें ना, सर्दियों में आपको गैस चाहिए, आपको गैस नहीं मिलती, बिल आसमानों को टच करते हैं। गर्मियों में आपको बिजली चाहिए, एक गरीब आदमी जिसके घर में एक पंखा और एक लाइट चलती है, उसका बिल ईमान नहीं है। बिल्कुल, आपने बड़ी अच्छी बात की कि एक आम आदमी जो बेचारा, अगर चले किसी ने सोलर भी लगा ले तो आप सोलर के ऊपर भी टैक्सेस लगा रहे हैं। आप खुदारा आप जो इन टैक्सेस को कम करें, आपकी जो रेवेन्यू के दूसरे जरिए हैं आप उनको उस तरीके से रेवेन्यू को जो है ना जनरेट करें। छोटे कारोबार, अगर देखिए आप, मैं कहता हूँ 5 साल की पॉलिसी आप बना लें। छोटे कारोबार जितने भी हैं आप उनको टैक्स में रिलीफ दें, आप उनको बिजली के बिलों में रिलीफ दें। आप यकीन माने आने वाले 50 साल आपका मुल्क जो है ना वो तरक्की कर जाएगा 50 साल के लिए। ये हमारे कारोबारी तबका यही तो पिट रहा है। आईएमएफ के सामने हमें डर जाना चाहिए ना। आईएमएफ ने तो देखे नहीं, आईएमएफ के सामने हम कैसे डट सकते हैं? तो कर्जा जब लिया है उनसे, उनकी शराइत के ऊपर हम चलेंगे। जरूरत नहीं है ना, कर्जा मुझे तो नहीं मिल रहा है, मैं तो दफ्तर में आता हूँ, अपनी सैलरी लेता हूँ, कमाता हूँ, खाता हूँ, मेहनत करता हूँ। तो ये जो कर्जा लिया जा रहा है आईएमएफ से, ये मेरे ऊपर तो नहीं लग रहा, ये आपके ऊपर तो नहीं लग रहा ना। तो ये हुकूमत को चाहिए कि कोई यानी कि जो मॉनिटरिंग का निजाम है उसको सख्त करके जो है ना आप ये वाले मामलात करें। और उसके अलावा जो है ना छोटे कारोबार को फैसिलिटेट करें। फिर टैक्स में रिलीफ देना होगा आप लोगों को। टैक्स में जितना आप रिलीफ देंगे उतना हमारी अवाम के लिए फायदा होगा। और आईटी सरकारी देखें, और दूसरी बात, हमारा जो सरकारी हॉस्पिटल्स का निजाम है और स्कूल भी जो है, स्कूल्स और सरकारी जो है, इनके म्यार को हमें बेहतर बनाना पड़ेगा। अब ये देखें कि किसी भी मुल्क की तरक्की के लिए आपकी सेहत और तालीम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। हाँ। आप अगर जो है अपनी सेहत को बेहतर बना पाएंगे, आप सरकारी हॉस्पिटल्स की तादाद बढ़ाती जाए, बिल्कुल कोशिश कर रहे हैं, बढ़ाई जा रही है। आप जो है ना अब तो बड़े बड़े खूबसूरत हमारे कार्डियोलॉजी के हॉस्पिटल्स बन गए। लेकिन आप ये देखिए कि इतना जिस तरीके से दुनिया तरक्की करे उस तरीके से जो बीमारियां है ना वो भी बढ़ी हैं। दिल के पेशेंट्स पहले नौजवानों में नहीं था, 18 से एड्स आती जा रही है, एड्स आती जा रही है, कैंसर बढ़ता जा रहा है। तो इसलिए फिर हॉस्पिटल्स की तादाद भी छोटी होती जा रही है, फंड्स भी महदूद होते जा रहे हैं और करप्शन आपका हिस्सा बहुत बड़ा हो जाता है। अद्वियात की कमी होती है, अद्वियात महंगी होती जाती है। तो एक आम आदमी का इसमें क्या कसूर है? आवाम को तो ये चाहिए खाने पीने की अशिया भी अच्छी करी जाए ना, जिससे बीमारियां तो नहीं चीजों में बढ़ रही है ना। मुर्गियों से कितनी बीमारियां, केमिकल स्प्रे, आप दूध ले लें, दहशतगर्दी, ग़िज़ाई दहशतगर्दी, दूध तो मिलता नहीं है, दूध कहाँ मिलता है, और केमिकल आपको मिल रहा है। तो आपने जब केमिकल को पीना है तो आपका मैदा भी खराब होना है, जिगर भी खराब होना, आपको हार्ट अटैक भी होना है। आपने जब आप गोश्त की बात कर लें, आपको गोश्त कौन सा खालिस और सही मिल रहा है, कौन सा मिल रहा है? तो अवाम ये रिक्वेस्ट करिए कि खुदारा आप इस टैक्स को लेके अवाम दोस्त बजट हो। अवाम दोस्त बजट होगा तो हम लोग तरक्की करेंगे। देखिए, मैं खुशहाल नहीं होऊंगा, मेरे पैसे नहीं बचेंगे, मेरे बिजली के बिलों में चले जाएंगे या मेरे किसी और तरफ घर के उसमें जाएंगे, मेरी सेहत के लिए पैसे नहीं होंगे, तो मैं ज़हनी मसाइल का भी शिकार हूंगा। अगर ये मैं देखिए ये चीजों का मैं आपको बताऊं, आखिरी बात करता हूं कि मैं अगर इन चीजों के ऊपर जो है ना अपना फोकस कर ले, तो अगर मुझे रिलीफ मिल जाता है तो आप यकीन माने, मैं पहले अगर 10 घंटे काम कर रहा हूं तो मैं 12 घंटे काम करूंगा, 14 घंटे काम करूंगा, 14 घंटे काम करूंगा तो मैं क्या रेवेन्यू ज्यादा कमाऊंगा ना।
اور وہاں سے کما کے حکومت کو ٹیکس زیادہ دوں گا. پھر اپنے بچوں کو ہم نے آئی ٹی اسکلس سکھانے ہوں گے, آئی ٹی اسکلس باہر سے پیسہ ایکسپورٹ ہماری ہوں گی, ہم ان کو سروسز دیں گے, وہ پاکستان کے اندر جب آئیں گی تو ہمارا جو فورن ریزرو وہ بڑھیں گے, ہمارا معیار زندگی بلند ہوگا. رانا زاہد, تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم. ناظرین, آج کا پروگرام آپ نے ملاحظہ کیا. اگلے پروگرام میں ملاقات ہوگی نیو ٹاپک کے ساتھ. تب تک اپنی میزبان فضائل عاصم کو دیں اجازت. اللہ حافظ.